नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के महानगरों से बाहर जो सवाल और सरोकार हैं वो भारत की नब्ज है। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज की कवर स्टोरी, पन्ना के पहाड़ों को क्यों खोदने में लगे हैं हजारों लोग और बाड़मेर के रेगिस्तान में मिल रही है छात्रों को कोटा जैसी कोचिंग। भारी बारिश से गुजरात में तबाही है। पानी भरने से कई इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके भी इस आफत से जूझ रहे हैं। हमारा भारत शुरू करते हैं हमारी मॉनसून रिपोर्ट से। गुजरात के कई शहरों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। जूनागढ़, नवसारी, कच्छ और अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश से कई इलाकों में पानी भरा है। सबसे ज्यादा तबाही जूनागढ़ में हुई। वहां कई गाड़ियां और जानवर बह गए। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के जलगांव में तापी नदी पर बने बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। मौसम विभाग ने पुणे, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन से शिमला और किन्नौर जिलों में 3 जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 ब्लॉक हो गया। हिमाचल में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी भारी बारिश के बीच सीआरपीएफ का तलाशी अभियान जारी है। घुटने तक भरे पानी के बावजूद नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहा। और अब खबर मणिपुर की, जहां पर नस्लीय हिंसा और कुछ महिलाओं के साथ हुए बर्बर सलूक के बाद सैकड़ों मैतेई लोग अब डरकर मिजोरम भी छोड़ रहे हैं। यहां एक पूर्व उग्रवादी संगठन ने मैतेई लोगों को जल्द से जल्द राज्य छोड़ने की चेतावनी दी, जिसके बाद मैतेई लोग परेशान होकर राज्य से निकलने लगे हैं। लेकिन मिजोरम सरकार ने सभी से अपील की है कि वो राज्य छोड़कर ना जाएं। राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करेगी। रतनदीप चौधरी की ये स्पेशल रिपोर्ट। मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर सैकड़ों मैतेई लोगों की भीड़ लगी है। मिजोरम में रह रहे और वहां नौकरी कर रहे ये लोग मणिपुर की राजधानी इंफाल जाने के लिए यहां जुटे हैं। दरअसल एक पूर्व उग्रवादी संगठन ने शुक्रवार को उनकी चिंताएं बढ़ा दी। इस संगठन ने एक बयान में मैतेई लोगों से कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मिजोरम छोड़कर चले जाएं। इस संगठन ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बर्बर सलूक से जुड़ी घटना का हवाला दिया और कहा कि इससे मिजोरम के युवा काफी नाराज हैं। लेकिन मिजोरम सरकार ने मैतेई लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। विश्वास बहाली के लिए कई बैठकें की जा रही हैं। मिजोरम में करीब 1,500 मैतेई परिवार रहते और काम करते हैं। खबरें हैं कि मैतेई लोग सड़क और हवाई रास्ते मिजोरम की राजधानी आइजोल छोड़कर दक्षिण असम और मणिपुर जा रहे हैं। असम मिजोरम सीमा पर असम पुलिस उन्हें सुरक्षित लेने के लिए मौजूद है। मिजोरम में बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मिजोरम में जो रह रहा है उन लोग को सेफ में रहो, मिजोरम का बाहर में मत निकलो, निकलने से कुछ हो भी सकता है। तो ये बोला था, तो इसलिए उन लोग मन में थोड़ा डाउट है, इसलिए सब कुछ यहाँ पर आ गया। उधर ही परेशान होकर गए, उधर से डर से इधर ही भाग के तो आया। थोड़ा जान उधर क्या होता, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई पता नहीं है। जो लोग आए हैं इनका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो हम कर रहे हैं और यहाँ के जब तक ये लोग हैं जब तक ये लोग का कोई असुविधा ना हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग बताया है कि कुछ लोग और भी आ सकता है, तो इस तरह से जो भी है इस प्रशासन ने व्यवस्था ले रहा है और हम इनका जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स है इन लोग जब तक यहाँ पे है वो लोग कोई असुविधा नहीं हो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हम बंदोबस्त किया है। हालांकि अभी तक मिजोरम में कहीं से भी किसी मैतेई पर हमले की कोई खबर नहीं आई है। इस बीच मिजोरम के एक प्रभावशाली नागरिक संगठन सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन ने भी मैतेई लोगों से कहा है कि वो राज्य छोड़कर न जाएं और शांति के साथ बने रहें। मिजो स्टूडेंट्स यूनियन ने भी फैसला किया है कि वो मिजोरम में रह रहे मैतेई लोगों के आंकड़े जमा करने की अपनी मुहिम को रोक देगा।
राज्य सरकार से बातचीत के बाद ये संगठन अब मैतेई लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। दरअसल मणिपुर की घटनाओं को लेकर मिजोरम में भी काफी रोष है और वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मणिपुर के कुकी और जोमी आदिवासी समुदाय मिजो लोगों से काफी करीबी से जुड़े रहे हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद से करीब 12,000 विस्थापित आदिवासियों को भी मिजो लोगों ने अपने यहां शरण दी हुई है। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश का पन्ना चारों ओर पहाड़ियों, झीलों और जंगलों से घिरा खूबसूरत जिला। यहाँ की मंदिर, टाइगर रिजर्व दुनिया भर में मशहूर तो हैं ही, ये इलाका अपने हीरों के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं यहाँ की धरती हीरे उगलती है और शायद यही वजह है कि हजारों लोगों ने पहाड़ों को खोदकर रातों रात पैसा कमाने का सपना सजाया हुआ है। इन्हीं सपनों के उधेड़-बुन की जमीनी हकीकत हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पन्ना, जिधर नजर जाएगी गहरे गड्ढे, पानी से पत्थर छानकर चट्टानों में, पन्ना में सब इसी तमन्ना में दिखेंगे कि हीरा उन्हें मिल जाए। मजदूर, किसान, युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, 25,000 से ज्यादा लोग, लेकिन किस्मत किसी किसी का कभी कभी ही साथ देती है। साल हो गए हैं खदान का काम करते हुए, जो 2017 में 13 कैरेट का एक नग मिला था, 39 लाख का बिका। खदान चालू है, पहले से काफ़ी ठीक था। जो पूंजी लगती है वो मिल जाती है, मुनाफा भी निकल जाता है। ये है कि जो पूंजी लगती है वो मिल जाती है, प्रॉफिट भी आ जाता है। 200 रुपए के चालान, 3 फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, सरकारी भूमि या निजी भूमि का खसरा नक्शा पटवारी को देकर फिर थोड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अस्थायी अनुज्ञा पत्र मिल जाता है। हीरा खदानें अपनी 2 प्रकार की होती हैं। एक खदान है अपनी डायमंडी फिरस कांग्लोमरेट टाइप का एक ग्रेवल मिलती है, उसमें से डायमंड निकाला जाता है। और दूसरा है अपना ग्रेवल, प्योर ग्रेवल की चाल है जिसमें से हीरा निकाला जाता है। और इसके लिए कोई भी व्यक्ति वह भारत का नागरिक हो, वह 200 रुपये के चालान के माध्यम से अपना खसरा नक्शा जिस भी क्षेत्र में उनको पट्टा चाहिए के लिए अप्लाई कर सकता है। यह पट्टा 8 बाई 8 स्क्वायर, लगभग 64 स्क्वायर मीटर का एक पट्टा हीरा कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके लिए उसका सीमांकन एक हमारे सिपाही और वहाँ से पटवारी की टीम के उपरांत उसको पट्टा 1 साल के लिए दिया जाता है। खदान से निकली मिट्टी को चाल कहते हैं। उसे पानी में धोकर सुखाया जाता है, फिर उसमें हीरा खोजा जाता है। हीरा मिलने पर उसे दफ्तर में जमा कराना पड़ता है। जांच में वजन, कैटेगरी, गुणवत्ता देखकर उसे जिला कोषालय पन्ना में जमा कर लिया जाता है, जिसके बाद जिले में होने वाली हीरे की नीलामी में उस हीरे को रखा जाता है। नीलामी में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नीलामी के बाद 5% शासन राजस्व रॉयल्टी और 1% TDS काटकर शेष राशि सूबेदार यानी हीरा जमाकर्ता के खाते में भेज दी जाती है। जिले में अभी तक का सबसे बड़ा हीरा शेख रसूल मोहम्मद को मिला है, जिसका वजन 40.45 कैरेट था। इस हीरे का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। बुंदेलखंड राजा छत्रसाल की नगरी है। कहा जाता था, छत्ता तेरे राज में धक धक धरते होए, जित जित घोड़ा पग धरे उत उत हीरा होए। पन्ना हीरो की नगरी है, जहां कई लोगों को रास्ता चलते हुए हीरा मिल गया, तो कई ऐसे हैं जो हीरा खोजते खोजते रास्ते पर आ गए। भोपाल में अपने सहयोगी रिजवान खान और पन्ना से विवेक सोनी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और 3000 सालों तक भारत ही दुनिया भर के लिए हीरों का उत्पादन करता था। फिर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खुदाई शुरू हुई। पन्ना में अब सिर्फ एक ही सरकारी खदान है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जहां संगठित तरीके से हीरे का खनन हो रहा है। बाकी खुदाई सालाना पट्टा लेकर हो रही है और ऐसे खुदाई करने वालों के स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षित तरीकों से काम करने के मोर्चे पर ढेरों चिंताओं पर गौर करने वाला कोई नहीं। हमारा भारत में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चलेंगे बाड़मेर, जहां के रेगिस्तान में हो रही है कोटा जैसी कोचिंग और कुश्ती की नई नर्सरी।
आप देख रहे हैं हमारा भारत। कोटा के कोचिंग सेंटर्स दावा करते हैं कि वो उन तक पहुंचने वाले छात्रों को देश के बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की दहलीज तक पहुंचा देंगे, लेकिन बाड़मेर के रेगिस्तान से भी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को जगह मिल रही है। वहां मिल रही कोचिंग ने ऐसा कमाल किया है कि मेडिकल एंट्रेंस नीट में छोटी छोटी ढाणी यानी गांव के मेधावी छात्र पास होकर डॉक्टर बनने की राह पर हैं। कौन कर रहा है ये कमाल, ये बता रही है हमारी ये खास रिपोर्ट। मुश्ताक बाड़मेर राजस्थान से 50 किलोमीटर दूर तेलिया की ढाणी के रहने वाले हैं। 10वीं पास करने के बाद डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन परिवार कर्ज में डूबा हुआ था। तब किसी ने डॉक्टर भरत सारण और उनकी संस्था 50 विलेजर्स का पता देकर उम्मीद जगाई। वहां 2 साल की पढ़ाई के बाद मुश्ताक ने नीट परीक्षा पास कर ली। पिताजी मजदूर है, 5 बड़ी बहनें हैं और मेरा एक छोटा भाई है। और 10th तक की जो पढ़ाई है वो मैंने मादेसर है 3 किलोमीटर दूर है वहाँ की थी। उसके बाद भंवरलाल जी सर थे हमारे, उन्होंने 50 विलेजर्स सेवा संस्थान है उसके बारे में बताया था और वहाँ एग्ज़ाम दिया और सिलेक्ट हो गया। फिर 11th-12th की 1 साल नीट की तैयारी की और फिर सिलेक्ट हो गया। वहीं महादेव ने भी संघर्ष के कठिन रास्ते पर लंबा सफर तय किया। 12 साल पहले पिता गुजर गए, मां ने मनरेगा में मजदूरी कर परिवार संभाला। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी, पैरों की बेड़ियां थीं। 50 विलेजर्स संस्था ने मदद का हाथ बढ़ाया और महादेव नीट की परीक्षा में कामयाब हो गए। पढ़ना भी था और घर को भी चलाना दोनों था। तो पहले 10वीं करने के बाद मैंने सोचा था कि कोई कहीं मजदूरी कर लेंगे और बड़ा भाई पढ़ता था। तो वहाँ उसके बाद टीचरों ने बताया कि 50 विलेजर एक संस्थान है, वहाँ निःशुल्क पढ़ाएंगे आपको, आप एग्ज़ाम दो उसका। और उसके बाद आर्थिक सत्यापन के बाद मेरा वहाँ 50 में चयन हो गया। तो 11th-12th मैंने वहाँ अच्छी मेहनत करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और 1 साल 12th के बाद इस साल मेरे नीट में 765 मार्क्स आ रहे हैं और चयन हो रहा नीट। बाड़मेर के करीब छोटी सी ढाणी के रहने वाले सूर्य प्रकाश परिवार की कमजोर आर्थिक हालत की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले थे, लेकिन स्कूल के शिक्षकों ने न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि 50 विलेजर्स संस्था की राह भी दिखाई। अपनी मेहनत के दम पर नीट परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अभी जो नीट 23 है उसमें 770 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया 2898 और ओबीसी कैटेगरी रैंक 892 हासिल हुई। इस सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान 50 विलेजर्स और डॉक्टर भरत सर का है, जिन्होंने एक सेल्फ स्टडी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिसके माध्यम से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में जिन छात्रों के हिस्से में अभाव और रेत की आंधियां आई थीं, अब वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो इसका श्रेय डॉक्टर भरत सारण और उनकी संस्था 50 विलेजर्स को देते हैं। डॉक्टर भरत सारण ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को मुफ्त नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग देते हैं। यही नहीं, उनके रहने खाने का भी इंतजाम मुफ्त में करते हैं। नतीजा ये है कि इस साल 50 विलेजर्स संस्था के 33 छात्रों का चयन नीट परीक्षा में हो चुका है। अब तक टोटल 90 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जा चुके हैं। इनमें से 72 बच्चे पिछली बार थे और 73 और 17 बच्चे इस बार चले जाएंगे। तो 90 बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के, जिनके 23 बच्चों के तो पिताजी नहीं है और 9 बच्चे ऐसे जिसके मदर फादर दोनों नहीं है, वो मेडिकल फील्ड में गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं और यहाँ से पास आउट होकर गए हैं, 48 बच्चे के आसपास सरकारी नौकरी कर रहे हैं और जिनकी नौकरियाँ नहीं मिली है वो BA या BSc B.Ed करने के बाद में अपनी टीचिंग जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी उनको 50 से 60 हज़ार रुपये पर महीने प्राइवेट जॉब में भी मिल रहा है। डॉक्टर भरत सारण और उनकी संस्था 50 विलेजर्स ने साबित कर दिखाया है कि कोटा और बड़े शहरों के महंगे कोचिंग संस्थानों में ही नहीं,
कामयाब डॉक्टर बाड़मेर जैसे छोटे जिलों में भी बनाए जा सकते हैं। जरूरत है प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें सही राह दिखाने की। बाड़मेर से कन्हैया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। 50 विलेजर्स संस्था साल 2012 से छात्रों को मुफ्त कोचिंग दे रही है। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक देश में कोचिंग का बाजार साल 2030 तक 1 अरब रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। ऐसे में बाजार के दबावों को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए काम करने वाले डॉक्टर भरत सारंग जैसे लोगों की जरूरत हमारे छात्रों को हमेशा रहेगी। उधर राजस्थान के ही भीलवाड़ा शहर का नाम तो आपने सुना होगा। इस शहर के बने कपड़े देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। अब उस शहर का नाम एक और कामयाबी से जुड़ रहा है। यहाँ के पहलवान दुनिया भर में जीत हासिल कर अपनी जगह बना रहे हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट बता रही है कि भीलवाड़ा कुश्ती की नर्सरी बन चुका है। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर कपड़े के उत्पादन में देश में आगे रहा। एशिया के मैनचेस्टर के तौर पर इस शहर की पहचान रही। अपनी कपड़ा मिलों के लिए मशहूर भीलवाड़ा को अब कुश्ती के अखाड़े एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। यहाँ के अखाड़ों में खेल का वही जुनून और अनुशासन दिख रहा है जो हरियाणा के कुश्ती के अखाड़ों में हम हमेशा से देखते आए हैं। भीलवाड़ा के श्री कृष्ण व्यायामशाला के संचालक तेजेंद्र गुर्जर हरियाणा के हैं, लेकिन भीलवाड़ा में पहलवानी को लेकर बच्चों और उनके माता पिता के लगाव से बहुत प्रभावित हैं। उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में हैं। ज़्यादा बच्चों को पहलवानी जैसे गेम में जोड़ के देश का प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित हो सकें। अभी हाल ही में हमारी अखाड़े की बेटी है अश्विनी उजनई जो एशिया चैंपियन बनी थी अंडर 15 में, उससे प्रेरणा लेके भी कई बच्चे हमारे अखाड़े में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज भीलवाड़ा में करीब 30 अखाड़े चल रहे हैं जिनमें नियमित तौर पर कुश्ती की कोचिंग चलती है और यहाँ रोजाना करीब 60 बच्चे पहलवानी के दांव पेच सीख रहे हैं। भीलवाड़ा में कुश्ती का इतिहास रहा है। 70 साल पहले मेवाड़ के गुरु हनुमान पहलवान हीरापुरी ने यहाँ कुश्ती की नींव रखी थी। तब मिट्टी के अखाड़े हुआ करते थे, पर अब यहाँ पर सब कुछ प्रोफेशनल है। इस साल अंडर 15 टूर्नामेंट में एशियन चैंपियन बनी अश्विनी बिश्नोई भीलवाड़ा के लोगों के लिए कितनी बड़ी स्टार हैं, इसका अंदाजा उन्हें तब लगा जब वो चैंपियनशिप जीतकर अपने शहर लौटी। मुझे पता नहीं था कि भीलवाड़ा में इतने सारे कुश्ती प्रेमी भी है जो मतलब मेरे मेडल जीतने के बाद इकट्ठा हुए रेलवे स्टेशन पे। और मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ वहाँ के बच्चे भी मुझे एड्रेस पूछते हैं अखाड़े का कि आप कहाँ पे प्रयास करते हो रोज से। राष्ट्रीय स्तर पर मेडलिस्ट रही मनीषा माली के माता पिता खेती करके सब्जी बेचकर मनीषा के सपने पूरे कर रहे हैं। पिछले 5 साल से वो अपनी बेटी को अपने दम पर इस खेल में आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मनीषा कहती हैं उनकी तरह भीलवाड़ा के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आर्थिक मजबूरी के कारण अपने खाने पीने का सही ध्यान नहीं रख पाते। मैं 5 साल से पहलवानी कर रही हूँ। मेरे माता पिता सब्जी बेच कर पहलवानी करा रहे हैं। मेरे घर में बहुत अच्छा सपोर्ट है पहलवानी का और हमारे यहाँ पर कुश्ती का बहुत अच्छा कंपटीशन है। और राजस्थान सरकार से हमारी टीआईडी अटकी हुई है 5 सालों से। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि टीआईडी समय पर देने की कृपा करें। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच जगदीश जाट भी भीलवाड़ा से हैं। 2022 में अंडर 17 भारतीय टीम के वो मुख्य कोच थे। तब भारतीय टीम एशियन चैंपियन बनी थी। वैसे जगदीश जाट खिलाड़ी बनना चाहते थे, पर उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। लेकिन अब कोच बनकर भी वो अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। जगदीश जाट जैसे लोग उदाहरण हैं। देश के इन अंदरूनी इलाकों में अगर खेलों के प्रति लोगों को जोश और जुनून को बरकरार रखना है तो आर्थिक मोर्चे पर वो कमजोर ना पड़ जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। शहर के अखाड़े खिलाड़ियों को कोचिंग तो मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन सरकारी मदद के नाम पर अखाड़ों में सिर्फ जमीन पर बिछाए जाने वाले मैट ही गिनती में आते हैं। राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का तो आयोजन कर दिया है, लेकिन कुश्ती को इसमें जगह नहीं मिली। भीलवाड़ा के खिलाड़ियों और उनके अखाड़ों के प्रति उदासीनता शहर के जोश और जुनून को खत्म न कर दे। एनडीटीवी इंडिया के लिए भीलवाड़ा से नवीन जोशी की रिपोर्ट।
और हाल के दिनों में कुश्ती फेडरेशन के विवादों ने देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को मायूस किया था। लेकिन जरूरी है कि भीलवाड़ा जैसे और भी शहर और कस्बे खेलों की नर्सरी बने, क्योंकि खेल तभी फलेगा फूलेगा जब नए खिलाड़ियों का उत्साह और जोश जुड़ेगा। तो आज हमारा भारत में इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसे लगी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।